नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। यूपी में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे अब तक फरार है। उसकी तलाश में पुलिस यूपी के शहर शहर खाक छान रही है, मगर अब तक विकास पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बीच विकास को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। विकास के घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने विकास के कानपुर वाले घर से 15 जिंदा बम, 2 किलो विस्फोटक और 6 पिस्टल बरामद की हैं। साथ ही खुलासा यह भी हुआ है कि उस रात पुलिस को विस्फोटक से उड़ाने की प्लानिंग थी। इसके अलावा विकास दुबे के घर में बंकर होने का भी खुलासा हुआ है। तो कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं विकास दुबे को लेकर। कई तरह के खुलासे दिन पर दिन होते जा रहे हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है। दुबे के घर पर अवैध शस्त्र और भारी मात्रा में विस्फोटक इन्होंने छिपा कर रखते हैं और वहां तहखाने हैं, और अगर समय पर वहां तलाशी ले ली जाए तो भारी बरामदगी हो सकती है। इस इनपुट पे पुलिस की फोर्स वहां पहुंची थी और उसके घर को जो बंकर बने हुए थे और जो जहां दीवारों के अंदर उसे बताया जा रहा था कि यहाँ छिपा कर रखा गया है, वहां से हम लोगों को 6 तमंचे मिले हैं, अवैध शस्त्र मिले हैं, 25 कारतूस मिले हैं, लगभग 2 किलो विस्फोटक मिला है और भारी मात्रा में कील और रिपिट्स मिले हैं जिनसे वो बम बनाता था। 15 जिंदा बम मिले हैं और इस तरह की इस भारी विस्फोटक वहां रखा गया था और वो इतना शक्तिशाली हो सकता था कि उससे पूरा घर उड़ जाए। और कानपुर मामले में एक और खुलासा हुआ है। गांव की बिजली काटने पर अब ये नई बात सामने आई है कि पहले ऐसी खबर आ रही थी कि घटना वाली रात बिकरू गांव की लाइट विकास दुबे ने कटवाई थी, लेकिन अब इस मामले पर कानपुर एसएसपी का बड़ा बयान आया है। एसएसपी के मुताबिक एसओ चौबेपुर ने फोन कर पुलिस की मदद के लिए लाइट कटवाई थी। बदमाश रोशनी में पुलिस को निशाना बनाकर गोलियां चला रहे थे, जिसके बाद एसओ ने रात 2 बजे इलाके की लाइट कटवाई। तो पहले ये खबर आ रही थी कि विकास दुबे ने ऐसा करवाया था, लेकिन बाद में अब जांच के बाद ये बात सामने आ रही है कि ये तो दरअसल पुलिस ने ही करवाया था, ताकि पुलिस जो वहां पर टीम पहुंची थी उनकी मदद हो सके। इससे पहले एसओ चौबेपुर के द्वारा बिकरू गांव की बिजली कटवाई गई है। जांच के दौरान ये स्पष्ट हुआ है, जब एम्बुश पुलिस कर्मचारियों के ऊपर एम्बुश हो चुका था, जब हमारे लोग अंदर फंस चुके थे, उसके बाद जो रेस्क्यू के लिए अतिरिक्त फोर्स के लिए तो पुलिस जो वहां से जो निकले पुलिस कर्मचारी और एसओ चौबेपुर के द्वारा वायरलेस किया गया है, हम फोन भी किया गया है। उस फोन के चलते तमाम थाने की फोर्स के लेके हम पहुंचे थे और हमारे साथ अन्य जो अधिकारीगण भी पहुंचे थे। उसके दौरान एसओ विनय तिवारी के द्वारा बिजली विभाग के फोन करके 2 बजे, 2:15 बजे के बाद उन्होंने ये कहा कि बिजली काटने के लिए उनसे अनुरोध किया है। और आइए सीधे रुख करते हैं मानस श्रीवास्तव का। मानस, आखिर किस किस तरह के और नए खुलासे हो रहे हैं इस केस में? देखिए, हर रोज जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए तथ्य भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि 100 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है और करीब 20 टीमें अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। दयाशंकर अग्निहोत्री जो खास गुर्गा था उससे भी पूछताछ हुई है पुलिस की, लेकिन जो इनपुट मिले हैं उससे भी कोई बहुत बड़ी लीड नहीं मिल पाई है। ऐसा माना जा रहा है कि विकास दुबे उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ चुका है और उसकी तलाश के लिए अब राजस्थान और नेपाल के बॉर्डर के आसपास ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाँ, इस बीच में जब घर की 2-3 बार तलाशी हुई तो कुछ विस्फोटक मिला, करीब 2 किलो विस्फोटक था, 6 तमंचे वहाँ से बरामद हुए। ये सभी हथियार इसलिए जमा किए गए थे वहाँ पर ताकि जब पुलिस बल अटैक करेगा तो उस पर हमला किया जाएगा। तो बहुत सारे हथियार इस्तेमाल किए गए, लेकिन बहुत सारे हथियार वहाँ से बरामद भी हुए हैं। रही बात बिजली कटवाने की, तो ये बात खुद जो इस वक्त घायल एसओ है कौशलेंद्र, उन्होंने भी अपने बयान में ये बात कही थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे, वो भी हालांकि हॉस्पिटल में, लेकिन वो बता रहे हैं कि उस वक्त पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि किधर से फायर हो रहा है, गोलियां किस किस तरफ से आ रही हैं। तो पुलिस टारगेट नहीं कर पा रही थी बदमाशों को, लेकिन बदमाश लगातार टारगेट कर रहे थे पुलिस को। तो ये माफ़ कीजिएगा, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस के सामने कि वो किस तरीके से बदमाशों के साथ मुकाबला करे, और एक यही वजह थी कि वहाँ से बिजली कटवाने के निर्देश दिए गए ताकि वो देख सकें। जी।
तो बहुत सारी चीज़ें अब निकल के धीरे धीरे सामने आ रही हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि विकास दुबे के मामले में पुलिस की हाथ अभी तक खाली है। बिल्कुल मानस, आपने जिस बात का जिक्र किया वही मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि क्या है मामला। कानपुर के बिकरू गांव में क्या हुआ था गुरुवार की रात, आखिर कैसे विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस वालों को निशाना बनाया। विकास दुबे के गुर्गों के हमले में घायल हुए एसओ बिठूर कौशलेंद्र प्रताप ने उस रात की पूरी घटना की जानकारी दी है, सुनिए। जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं। हम लोग पैदल पहुँचे हैं तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से। अभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। चूँकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। फिर फायरिंग की, लेकिन चूँकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। तो मानस, जिस तरह से ये बता रहे हैं खुद ही की जो फायरिंग हो रही थी वो पूरी तरह से घिर गए थे, यानी ये जो जितने बदमाश थे ये पहले से ही प्लानिंग में थे। तो क्या पुलिस अभी भी इस बात पर टिकी हुई है कि कोई तो खबरी है महकमे में? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर कल तो आईजी ने बयान जारी कर दिया और कहा कि खाली एक पुलिसकर्मी नहीं, पूरा चौबेपुर थाना संदेह के घेरे में है और पूरे चौबेपुर थाने के लोगों से जितने भी वहाँ पर लोग हैं उन सबसे पूछताछ की जा रही है। और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर इनकी संलिप्तता पाई गई या जो भी इसमें लिप्त पाया गया उस सबके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होगा और बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। तो खाली 1-2 पुलिसकर्मियों की बात नहीं है, यह पूरे चौबेपुर थाना जो है इस वक्त एसटीएफ के और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनके रडार पर है वो, और सबकी जांच पड़ताल चल रही, क्योंकि जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी। देखिए, कल भी वहाँ पर जो पुलिस की टीम गई थी उसने कई अलग अलग एंगल से वहाँ पर सर्वे किया कि कहाँ से गोलियाँ चल सकती हैं। तो जहाँ जिन दीवारों पर गोलियाँ लगी थी वहाँ के भी निशान लिए गए कि किस दिशा से गोली आई होगी। तो ये तो तय हो गया कि गोलियाँ पुलिस पर ऊपर से बरसाई गई और 3 तरफ से बरसाई गई, यानी जो पुलिसकर्मी थे वो नीचे थे और बदमाश हाइट पे पहले से मोर्चा इस तरीके से संभाले थे जिससे वो पुलिस उनको देख ना पाए। और यही वजह थी कि पुलिसकर्मी समझ ही नहीं पाए कि उनको किस तरफ से मोर्चा संभालना है। उसी में भगदड़ मची और घेर करके 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। जी, तो ये बिल्कुल तय है कि नजर बनाए रखें आप। फिलहाल शुक्रिया। इससे बौखलाया चीन, अखबार ग्लोबल टाइम्स की गीदड़ भभकी। सुनिए जरा, दवा की एपीआई और दूसरे कच्चे माल पर लगा सकते हैं रोक। अगर बंदरगाहों पर चीनी सामान को नहीं मिली इजाजत तो ये गीदड़ भभकी दे रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं जवाबी कार्रवाई। ग्लोबल टाइम्स, जो आपको पता है कि चीनी सरकार का मुखपत्र है, उसके जरिए भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश चीन कर रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारा सामान रोका गया जो कि भारत की ओर जाता है, अगर वो सामान रोका गया तो हम भी इसी तरह की एक जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। दवा की एपीआई दूसरे कच्चे माल पर लगा सकते हैं रोक। आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल्स में 90% जो हमारी जरूरतें होती हैं वो चीन से आती हैं और इसी का फायदा चीन उठाने की कोशिश कर रहा है, गीदड़ भभकी दे रहा है। और डॉक्टर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, विस्तार से बताएं कि इस अखबार में क्या लिखा है। दरअसल चीन इस बात को लेकर काफी खफा है कि पहले तो एप्स बैन किया, उसके बाद हाईवे में और रोडवेज में और रेलवेज में। इसके अलावा अब बातें हो रही हैं कि हुआवी और जेटीएफ जैसी कंपनियां जो भारत में 5G के प्रयोग के लिए उन्हें पहले इजाजत दी गई थी, उन्हें भी बैन किया जा सकता है। तो हो रहे आर्थिक नुकसानों की वजह से अब वो ये कह रहा है कि अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे, आप धीरे धीरे अमेरिका के करीब हो रहे हैं, तो हम भी आपके साथ इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें साक्षी कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका फर्दर आर्थिक नुकसान ही होगा। उनकी कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है उसी से बौखलाया हुई है सरकार वहां की। और क्या वहां की दवा कंपनियां या टेक्सटाइल कंपनियां या फिर ऑटो स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां, अगर उन्हें वो और ज्यादा नुकसान करेंगे तो क्या वहां की कंपनियां वहां की सरकार पर नाराज नहीं होंगी? तो ये गिदड़ भभकी की तरह है, ऐसा चीन नहीं कर पाएगा। और लगता है कि जो भारत ने कदम उठाए हैं वो सीधे निशाने पर बैठे हैं। जी
जी, लेकिन संजीव अगर देखा जाए तो ये जो पूरा जो लॉस है ये म्यूचुअल जरूर है, लेकिन किसकी डिग्री कितनी ज्यादा है यही इस बात पर निर्भर करता है, क्योंकि चीन हमें ज्यादा सामान देता आया है इसलिए लॉस उसका ज्यादा ही होना है। बिल्कुल जो है जाहिर सी बात है ये। संजीव, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर सरकार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि भविष्य में जब फेलियर पर कोई स्टडी होगी तो इन बातों को बताया जाएगा। राहुल गांधी ने वीडियो के कैप्शन में 3 मसलों का जिक्र किया। कोविड-19 पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर नोटबंदी और तीसरे पर जीएसटी का लागू करना। राहुल ने कहा कि इन्हें हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल में फेलियर के तौर पर पढ़ाया जाएगा। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। गुजरात में भीषण बारिश की वजह से संकट का सैलाब आ गया है। गुजरात के ज्यादातर शहर जलमग्न हो चुके हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर गुजरात के 5 शहरों की तस्वीरें हैं। सभी जगह भयानक बाढ़ आई हुई है। सड़क, घर और कार सब पानी में डूब चुके हैं। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। तस्वीरों से ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप। 5 तस्वीरें आपके सामने। गुजरात का मंजर इस वक्त कैसा हो गया है बाढ़ के बाद, देखिए आप। कहीं पर गाड़ियां डूबी हुई हैं, कहीं पर घर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के द्वारका में जबरदस्त बारिश से शहर में पानी भर गया है। सड़कों पर समंदर जैसे हालात हो गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, द्वारका में घरों में पानी भरा हुआ है और बाहर सड़कों पर कारें पानी में डूब गई हैं। वहीं सड़कों की भी हालत बेहद खराब है। सैलाब से सारी सड़कें डूब चुकी हैं। लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ ऐसे ही हालात पोरबंदर और जूनागढ़ के भी हैं। यहां पर घरों और सड़कों में पानी भर गया है। जूनागढ़ में तो मंदिरों पर भी पानी का प्रहार हुआ है। देखिए आप, मंदिर है लेकिन हर तरफ पानी ही पानी है। ये हाल है गुजरात के जूनागढ़ का। और उधर पोरबंदर की तस्वीर देखिए। साइकिल सवार हो, बाइक सवार हो, कोई गाड़ी में हो या फिर घर के अंदर हो, हर तरफ पानी ही पानी है। घर के अंदर भी नहीं बचा जा रहा, घर के बाहर भी नहीं बच पा रहे। और एमपी के शाजापुर में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे शहर में आने जाने वाले लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। शाजापुर में आई बाढ़ की वजह से एमपी सरकार में मंत्री इंदर सिंह भी फंस गए, जिसके बाद वो ट्रैक्टर में सवार होकर निकले। सरकार में मंत्री इंदर सिंह जी फंस गए बाढ़ में और देखिए उनको ले जाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। ट्रैक्टर पर बिठाकर मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री इंदर सिंह को लेकर जाएगा। और सड़कों पर किस तरह का सैलाब है देखिए आप। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये सड़क है? ऐसा लग रहा है किसी नदी में जा रहे हैं, इतना पानी भरा हुआ है। सड़क दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।